आइए मित्रों, अब मैं आज का विषय प्रस्तुत करने आमंत्रित करता हूँ सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ, लेखक, जुझारू वक्ता, प्राध्यापक माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को। जी और जम्मू कश्मीर के फोरम के अनिल भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित नागपुर के आदरणीय नागरिकों, युवा साथियों, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि पहले तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए और दूसरा हम टाइम पर शुरू कर रहे हैं। टाइम पर कार्यक्रम शुरू करना भी अच्छे दिन आने की संकेत है। मैं जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड और कश्मीर के संबंध में जो आर्टिकल 370 है उसका विश्लेषण और हमें क्या करना चाहिए इस पर मैं विवरण दूंगा, लेकिन शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो हमारी एजेंडा है, ये हो राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर मथुरा में हो या काशी विश्वनाथ हो और अन्य चीजों ऐसे हैं, संस्कृत का पुनरुत्थान हो, ये सारी हमारी देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हम क्या हैं? कई कहते हैं भारतीय हैं, कोई कहते हैं इंडियन है। वो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत लिखी है, लेकिन हम एक लंबी, सबसे दुनिया के सबसे अटूट, निरंतर आने वाली संस्कृति का हिस्सा है। और इसीलिए मैं अपने पुस्तकों में लिखता हूं कि हमारी आज की जो अस्मिता है वो होनी चाहिए विराट हिंदुस्तानी का। विराट इसलिए कि हिंदू बहुत सहन कर चुका है। अब कोई हाथ उठाएगा तो हम 10 हाथ उठाएंगे। और हिंदुस्तानी माने हिंदू, और जो हम में से अन्य उपासना पद्धति या मजहब के हो, वो ये गर्व से स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उनका पूर्वज हिंदू है। उनको दोनों को मिला करके हम हिंदुस्तानी बनते हैं। और ये बात सत्य भी है कि आज देश में जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार कन्याकुमारी से कश्मीर, जामनगर से डिब्रूगढ़, जो हमारे देश में बसे हुए लोग हैं उनका डीएनए एक ही है। और ब्राह्मण, शूद्र, शेड्यूल कास्ट, उनका भी एक ही है। हिंदू मुस्लिम का भी एक ही है। और ये डीएनए का टेस्ट हुआ है और ये विदेशों की बड़े बड़े अच्छे शोध कार्य जर्नल्स में छपा है कि हिंदुस्तानियों का जो डीएनए है वो एक है। रंग अलग हो सकती है, वो तो धूप के निकट के कारण, जो इक्वेटर के पास है उनका रंग थोड़ा काला होगा, और जो उत्तर भारत में है उनका डायरेक्ट सन रेज नहीं होने के कारण पिगमेंटेशन बदलती नहीं है। लेकिन हमारी जो रक्त का जो ढांचा है, जिसको डीएनए कहते हैं, वो एक ही है। और इसीलिए ये जो हिंदुस्तानी लगातार इस देश में संस्कृति चलाते आया है और हिम्मत के साथ उन्होंने इस देश की
जो इतिहास है, इस देश की जो प्राचीनता है, जो इस देश की संस्कृति है, उसको बचाए। जब मैं हार्वर्ड में पढ़ाता था तो एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट था मेरे क्लास में। तो उसने एक दिन कहा कि मैं क्लास के बाद आपको मिलने चाहता हूँ। तो मैंने कहा मिल लो। मिलने के बाद उसने ये पूछा कि हमारी सऊदी अरेबिया यूनिवर्सिटी में हम एक शोध कर रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों 80% हिंदू है। तो मुझे सवाल समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम ये इसीलिए पूछ रहे हैं कि जहाँ भी मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जैसे पर्शिया में हुआ जहाँ ज़ोरोएस्ट्रियंस होते थे, वहाँ मुसलमान ने राज की कब्जा की और 15 साल में उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। इराक, जिसका पुराना नाम था बेबीलोन, मेसोपोटामिया, उसको 17 साल में कब्जा करने के बाद 100% मुसलमान बना दिया। और इजिप्ट को, जिसको हम मिस्र कहते हैं पुरानी संस्कृत ग्रंथों में, उसको 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। यूरोप को क्रिश्चियंस ने कब्जा की और 50 साल में उन्होंने 100% क्रिश्चियन बना दिया। यहाँ उसने कहा कि इंडिया में 800 साल मुसलमान ने राज की, 200 साल क्रिश्चियन ने राज की, और तब भी आप 80% हिंदू है, ये कैसा हुआ? उसने कहा कि मैंने इंडिया के इतिहास हिस्ट्री बुक्स पढ़ी, मुझे जवाब नहीं मिला। अब यहाँ के जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो तो अंग्रेजों ने लिखा और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू उसको जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू किसी की सलाह नहीं मानते थे, सिर्फ एक का सलाह मानते थे, वो है एडविना माउंटबेटन और किसी और। वास्तविकता ये है कि डीएनए से अब आर्यन डिविडेंड थ्योरी दुनिया में सारे यूनिवर्सिटीज में इसको रिजेक्ट करने लगे। और आज मैं ये कहता हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कश्मीर को बिल्कुल सिद्ध करना है कि हमारी अटूट इतिहास है और हिस्सा है, ये सब हमारी अस्मिता को बनाने में सहायक होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ शादी ब्याह का सवाल नहीं, इनहेरिटेंस का भी है, कई और विषय हैं, और उसकी विधान या वैदिक यानी लीगल जो बेसिस है उस पर ही हमें जाना चाहिए आज, क्योंकि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संदेह नहीं है। आर्टिकल 44 में साफ लिखा है, द स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको शामिल करने के कारण था कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर ने डट के इसका समर्थन किया, और आखिर में कॉम्प्रोमाइज ढूंढी गई कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माने उसके लिए आप कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते कि अनिवार्य है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको कोई किसी चीज से, मूलभूत अधिकार से वंचित करे तो आप कोर्ट में तुरंत जा सकते हैं रिपोर्टेशन में, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट में जा नहीं सकते। परंतु कई लोग गए और कोर्ट ने भी कहा कि सरकार की प्रयास होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होनी चाहिए। और यहाँ जो लोग कहते हैं कि ये माइनॉरिटीज को गुस्सा आ जाएगा इसमें, और इसीलिए हम माइनॉरिटीज को ख्याल करते हुए इस कंपोजिट कल्चर हमारे देश में चलाने के लिए ये इस पर इंसिस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे पूछने चाहता हूँ कि यदि हमारे देश के मुसलमान शरिया के बिना और किसी को मानेंगे नहीं, तो फिर ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हमारे देश में कैसे है? इंडियन पीनल कोड जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों पर लागू होती है।